नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपना जीवन हमारे भारत देश के लिए अर्पित किया है। स्वतंत्रता दिवस है, न जाने कितने शहीदों ने हमारे देश को भारत बनाने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए, और आज उसी के संबंध में हम एक ऐसे शख्स जो कि भारतीय आर्मी, भारतीय फ़ौज और हम पुलिस सेवा भी कह दें तो वो भी उचित ही रहेगा, जो मुख्य पद होता है इस सेवा का, आईजी। आज हम भारत के पूर्व आईजी साहब, जो कि आईटीबीपी में आईजी के पद पर तैनात थे, श्री केपी सिंह लोधी जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो जर्नी है वो किस प्रकार की रही है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है और स्वतंत्रता दिवस पर हमें भी बहुत उत्साह है कि हम ऐसे वीर लोगों से बात करते हैं जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। न जाने क्या क्या उन्होंने अपने देश के लिए दिया है, भारत को सुरक्षित रखा है, एक ऐसे भारत को जिसकी हम कल्पना करते हैं विश्व गुरु की। आखिर विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत, पूछेंगे आईजी साहब से, जो कि अभी कुछ देर में आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम एक वीर योद्धा भी बोलें, वीर पुरुष बोलें, एक सेनानी बोलें तो वो भी कम नहीं होगा। हमारे साथ उपस्थित हैं केपी सिंह, जो कि आईजी साहब थे आईटीबीपी में। हम इनसे चर्चा करेंगे और हर वो चीज़ जानेंगे कि कैसे एक जवान की लाइफ होती है जब वो कार्यरत होता है। तो सर से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमें ये बताइए कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो किस प्रकार का था? मैं मूलतः भारतीय किसान का बेटा हूँ, गांव में पला बड़ा, और मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में भीमपुर में हुई। 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा, और 5वीं बाद उसके पास में मथुरा किसान इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 8th क्लास पास किया, और उसके बाद हाई स्कूल और इंटर मैंने क्वीन इंटर कॉलेज डिवाई से किया। अच्छा सर, जिस प्रकार से हम डिवाई को देखते हैं, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह विधायक भी रहे थे, और बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला भी है। सर, आईजी की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जब यहाँ के जो लोग हैं भीमपुर दोराहे के, तो सर वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, तो मैं तो सबसे पहले अपना नज़रिया बताता हूँ कि ये सरजमीन गंगा यमुना का दुआओं में बनी हुई है। यहाँ पर बेहद पोटेंशियल है, उपजाऊ ज़मीन है, कृष्ण भगवान की इस पर असीम कृपा रही है, और कभी यहाँ पर किसी तरह की विपत्ति आपत्ति नहीं हुई। और यहाँ के लोगों ने धरती का सीना चीर करके दुनिया का पेट पाला है। उनमें इतनी क्षमता है कि हर काम कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कल्याण सिंह जी बात कही और डिवाई की बात कही, मैं पूरी तरह मानता हूँ कि डिवाई में दुबई बनने का पूरी पोटेंशियल है, पूरी क्षमता है। और क्योंकि यहाँ का आदमी मेहनती है, ज़मीनें उपजाऊ हैं, 24 घंटे आपको शुद्ध वायु, शुद्ध पानी मिलता है, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और दिल्ली नज़दीक है। अगर यहाँ के संसाधनों को, चाहे खेती के प्रोडक्ट हों, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट हों, इनको दिल्ली का मार्केट दे दिया जाए, और ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है। अगर डिवाई को दिल्ली से 1.5 घंटे की दूरी पर ला कर रख दिया जाए, तो यहाँ के आदमी को दिल्ली में रोज़गार करने, अपना व्यवसाय करने में कोई कमी नहीं होगी। सर, जिस प्रकार से आपका भ्रमण पूरे देश में रहा था जी, देश विदेश की यात्राएं भी सर आपने की होंगी, तो सर आपको डिवाई में और अन्य शहरों में ऐसा क्या लगा कि जो कमियां हैं वो डिवाई से दूर नहीं हो पा रही? डिवाई में मुझे ये लगा कि हम कहीं न कहीं एक कवि के जी सर, बैठ के आदर्श स्थान में
खो गए। एक कवि ने जिक्र किया था कि उत्तम खेती मध्यम वान, जी निकृष्ट नौकरी भीख निदान। ये कहावत उस समय तक अच्छी थी जब हमारे पास बहुत सारी खेती की बड़ी बड़ी होल्डिंग थी। अब खेती की होल्डिंग हो गई है कम, और जो उस समय हमारे पास आवश्यकताएं सीमित थी, आमदनी का भरपूर जरिया था। अब जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जो ज़मीनों की होल्डिंग हो गई है कम। जी हमने शिक्षा पे उतनी तवज्जो नहीं दी, हुनर, स्किल डेवलपमेंट और जो आपका कौशल विकास है उस पर जोर नहीं दिया। जी। मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा, जिस तरह से अत्याचार से लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक सिंह पैदा किए थे, हम्म। आज इस इलाके में अगर सिहू पैदा हो जाएं, सिहू मीन्स, सी मीन्स शिक्षा, हु मीन्स हुनर, हम्म। सिहू सिहू बन जाए लोग, तो यहाँ पर जो खेती के ऊपर निर्भरता है वो सीमित हो जाएगी, और दिल्ली जितना नज़दीक है उस हुनर से वो कहीं न कहीं अपने हुनर, कौशल और स्किल से अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को यहाँ से ले जाकर दिल्ली सीधा बेच सकेंगे और आमदनी अधिक से अधिक कर सकेंगे। और वो दिन दूर नहीं जो मोदी जी ने सपना देखा था कि हर किसान की आमदनी दुगनी हो। मैं तो कहता हूँ डिवाई के अंदर तिगुनी चौगुनी क्षमता है। आप खुद दूध देख लीजिए, बिल्कुल। जैसे दूध का प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या रेट है और दिल्ली में क्या रेट है। जी अगर इस अंतर को पाट दिया जाए तो आमदनी तिगुनी चौगुनी अपने आप हो जाएगी, बस एक कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। सर, आपका आईजी तक का सफ़र रहा है। जी। सर, किस प्रकार का ये सफ़र था, एक 12th क्लास पास स्टूडेंट से आईजी तक का सफ़र? देखिए, हमें 12th तक तो यही नहीं पता था करना क्या है। उस समय हम लोगों को मार भी पड़ती थी पढ़ने के लिए, पिताजी भी और शिक्षक भी। जी पढ़ना था, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता क्लियर नहीं था। लेकिन मेरा एडमिशन हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर में, बीएससी एजेंट एएच के लिए। जी तो उसमें एक कंपटीशन शुरू हुआ था, तो हमने कंपटीशन दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया जी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, और वहाँ चले गए। हमें कानपुर जा कर के पता लगा कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें जनरल स्टडी और एकेडमिक्स को इम्प्रूव करके उनमें भागीदारी की जा सकती है। तो असली जो हमारी सर्विस की लाइन शुरू हुई जब हमें एक्सपोजर मिला कानपुर जा कर के। पहले यहाँ हमें कोई एक्सपोजर नहीं था। तो मैं तो कानपुर और अपनी यूनिवर्सिटी का, वहाँ के स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें गाइड किया और हम इस लेवल तक पहुँच गए। ये सफ़र इस तरह हुआ कि मैं बीएससी एजेंट कर ली थी और उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी में पीजी कर रहा था। तो पीजी करते करते इसमें सिलेक्शन हो गया जी सर। असिस्टेंट कमांडेंट डीएसपी के लिए, और उधर मेरे पास रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी एक लाइन क्लियर थी। जैसे मेरी पीजी कंप्लीट होती तो मैं रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे उधर चला जाता। तो इन दोनों में चॉइस मुझे मिली कि मैं क्योंकि मेरे को फोर्स के प्रति एक लगाव था और इसका रौब रुतबा देख करके मैं बड़ा प्रभावित होता था, और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और शुरुआती दौर में तो आप जानते हैं हर बदलाव में परेशानियां होती हैं, बिल्कुल। छोटी मोटी परेशानियां हुई, लेकिन मैंने इसको बड़ा आनंदित होकर के काम किया और मुझे अच्छा लगा। तो सर, बहुत सारे जो आर्मी जवान होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिनसे जीवन जाने का खतरा उनका बना रहता है। सर, आप पूरे भारत में भ्रमण किए हैं, कहीं आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो जिसे जीवन का मोल पता हो कि जीवन किस प्रकार से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अब तो हंसी आ रही है, लेकिन जब घटना घटी थी तो उस समय तो होश ही नहीं होता था क्या हो गया और कैसे हमारी ज़िंदगी बच गई। बिल्कुल। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। एक बार मैं नागालैंड में इलेक्शन कराने के लिए गया था। तो वहाँ पर नागालैंड में बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, और हम सेंट्रल पुलिस की तरफ से थे, तो हमारी गाड़ियों पर भी ऐसे ही इस तरह से फायरिंग हो जाती थी, उसको काउंटर करना मुश्किल होता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम नागालैंड के जूनोबुतो इस डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वहाँ हम इलेक्शन दौरे पर थे। तो सामने से फायर आया और मेरी गाड़ी के फ्रंट शीशे से बिल्कुल बीच में गोली लगी, और वो हमारे कान के पास से निकल गई। कान के पास से? हाँ, और महसूस तब हुआ, थोड़ी सी आवाज़ जैसी लगी, और जब शीशा में छेद देखा, करे ये तो, अगर वो जरा भी दाएं बाएं गोली होती या तो मेरे एस्कॉर्ट को लगती या फिर मुझे लगती। तो एक एक घटना घट गई। एक बार हम इंटरनेशनल पुलिस टास्क फोर्स में थे यूगोस्लाविया में। वहाँ पर क्या हुआ कि सर्बियन पुलिस की और नाटो फोर्स की कुछ खास सुनी हुई, और वहाँ पर हम सिविल पुलिस मॉनिटर के तौर पर कार्यरत थे। तो
सिविल पुलिस जो सर्वियन पुलिस थी उसने उसको बड़ा बेइज्जती महसूस की, तो उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए, क्योंकि हम अनआर्म्ड थे, सिविल पुलिस मॉनिटर थे, हमारा काम था लोगों को ट्रेनिंग देना और मॉनिटरिंग करना। तो उन्होंने हमारे हेडक्वार्टर को घेर लिया और हम 6 अलग अलग देशों के लोग थे, उसमें 6 मॉनिटर थे। और क्या हुआ कि घेरा। आप सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर मैं रहे इंडिया थे? को रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि जो चारों तरफ घेर लिया, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ की, आग लगाई। फिर हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ा, छत पर चढ़ गए। तो हमारे पास उस समय ऐसा लग रहा था कि हमको मार डालेंगे। हमारे पास बचने के लिए, क्योंकि ना तो आर्म अपने थे, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो हमारे पास अपने अपने पर्सनल आर्म्स ऑथराइज होते हैं, वहाँ हमारे को पर्सनल आर्म दिए नहीं गए थे, क्योंकि हम सिविल पुलिस मॉनिटर थे। तो हमारे पास सिविल डिफेंस में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जो होटल के अंदर, ऑफिस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर थे, मैंने भाई कुछ भी हो अपनी जान इसी से बचाएंगे। तो इस दौरान रात भर ये बातें चीज़ें चलती रहीं और हमारा कम्युनिकेशन दुनिया से कट गया था, कोई पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। और हमने एक ग्रुप में 5 लोग होकर के फ़ोटो खिंचा लिए थे। उस समय डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, तो 2 फ़ोटो खिंचा के हमने रखे थे कि भाई कुछ हो जाएगा तो कम से कम लोगों को फ़ोटो पहुंच जाएंगे, हमारे अंतिम फ़ोटो। एनीवे, तो आपने सर ये मान लिया था कि अब हम वहाँ पे बचेंगे मुश्किल ही? बड़ा मुश्किल लग रहा था कि जैसे तोड़-फोड़ की, और हमारा तो ऐसा लग रहा था कि अब ये हमको मार डालेंगे। ठीक है, हम कुछ जितना हमारी सिखलाई होती है उससे कार्रवाई करते सेल्फ डिफेंस में, लेकिन ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ ऐसा होगा। सर सेल्फ डिफेंस में आपने क्या किया था उस समय? सेल्फ डिफेंस में देखिए, हमारे पास जो पर्सनल अपनी मार्शल आर्ट होती है वो तो थी, उसके साथ में होटल में जो जो चीज़ें थी, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर थे, तो हमें उनका पता था कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो पहला जो अटैक आएगा अगर हम पर रात को होता है, तो कम से कम पहला उससे हम न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़क के, या इस तरह से, या उसको फिजिकली यूज़ भी कर सकते हैं। और जो जो हमारे पास ऐसी चीज़ें थी जिससे हम अपनी डिफेंस कर सकते थे, चाहे वहाँ गमले रखे थे, कुछ थे, तो हम तो इस तरह बिल्कुल तैयार थे कि अब मरता क्या ना करता। बिल्कुल। लेकिन सुबह अच्छा ये हुआ कि नाटो फोर्सेस की सुबह फोर्स आई, उसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, हमको रिलीव करा के ले गए और उन्होंने अपने कैंप में रखा। और कैंप में रख करके एक और बड़ी मज़ेदार मैं बात आपको बता दूं कि जब वहाँ पहुँचे तो हम सबका मेडिकल चेकअप हुआ। अच्छा सर। दूसरे देश कितने एडवांस हैं, जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो काम पहले दूसरे देश के लोग करते थे। तो जैसे 6 लोग थे हम, तो 6 में से 5 लोगों के तो एम्बेसडर के प्रतिनिधि, उन देशों कोई न कोई प्रतिनिधि उनको रिसीव करने के लिए आ गया था कि भाई ये हमारे मुल्क के आदमी के ऊपर संकट आया, उसको चलिए। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम तो वहीं से वहीं दूसरी ड्यूटी ज्वाइन करने लगे और ड्यूटी की अपनी। तो प्रायोरिटी इंसान की हमारे मुल्क में कितनी है, अब मोदी जी ने इसको काफ़ी बढ़ाया है। जैसे अभी देखा कि यूक्रेन से लोगों को कैसे बचाया, उधर दूसरे कंट्री से कैसे बचा के लाए। तो हमारे पहले ये नहीं था इस तरह का। मतलब सर फॉरेन पॉलिसीज में पहले से बहुत सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब तो फ़क्र होता है। नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था बड़ा एक डिग्रेडेड लाइफ थी इंडियंस की बाहर। अब तो बड़े पीपल आर फीलिंग प्राइड। सर आप जैसे आपके जीवन में जाएं सर, तो आपकी जो जॉइनिंग ड्यूटी वगैरह रही हैं वो इधर अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे इलाकों में भी रही हैं जहां आदिवासी निवास करते हैं। सर आदिवासियों के साथ आपका जो समझौता था, जो बातचीत करने का तरीका था, और किस प्रकार से उनमें आपसी सामंजस्य सर आप बैठाते थे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, वो बढ़ाया जाए आदिवासियों और आम जनमानस के बीच? देखिए, बेसिकली जिनको हम आदिवासी बोलते हैं या शेड्यूल ट्राइब लोग बोलते हैं, बॉर्डर एरिया के लोग बोलते हैं, ये बड़े भोले भाले से अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाले लोग होते हैं। दूर दराज के इलाके में रहते हैं, दुनिया से उनका कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, टोटल कट ऑफ रहता है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अरुणाचल में एलोंग डिस्ट्रिक्ट में एज कमांडेंट था, तो पूरा मेरे पास सेटअप था। तो हमारे पास सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ फंड आते थे। तो हमारे पास चुनौती ये थी कि इनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगवाए, छोटे छोटे लेवल के, 7.5 kV के, 10 kV के, और इन मशीनों को हेलीकॉप्टर से या दूसरे संसाधनों से रिमोट एरिया में डाला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रीम्स को डाइवर्ट करके हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए। जब बिजली पैदा हुई और वो बल्ब जला, तो बल्ब जलने के लिए उन्होंने पहली बार जिंदगी में बल्ब देखा था। अच्छा। तो उसको छू छू करके जितने ट्राइबल्स थे वो देख रहे थे। और साहब उनका डिसिप्लिन इस कदर का है
वहाँ प्रोजेक्ट था ये 10 केबी का, तो पूरे गांव को लाइट नहीं दे सकता था। उन लोगों ने क्या किया, 10 केबी की लाइट को बांटा कि भाई एक दिन इस मोहल्ले में जाएगी, एक दिन इस मोहल्ले में जाएगी, अल्टरनेट। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, साहब जिससे कि हमें अल्टरनेट ना हो, रेगुलर हमको सप्लाई मिल जाए, रात को लाइट मिल जाए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ये नई चीज़ हम देख रहे हैं, पहले बिजली नहीं देखी थी हमने कभी, तो एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ और लगाइए। तो आप देखिए कि उनकी मांग कितनी है, सीमित मांग है। अभी रिमोट एरिया में लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रहते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने बच्चों को ऑल इंडिया टूर कराया वहाँ से, जो आदिवासी बच्चे, जिससे कि इनका दुनिया से संपर्क बढ़े। तो जब हम इनको लेकर के गुवाहाटी पहुँचे और इनको ट्रेन में बिठाया, तो जब ट्रेन में बैठे तो बड़े बहुत चक्के को, इतनी लंबी गाड़ी। अच्छा, फिर उनके पहिए वहियों की देखने लगे, अरे इनमें तो हवा ही नहीं है, कैसे चलेंगे। तो आप देखिए कि ट्रेन का तो अपना प्रिंसिपल है चलने का, लेकिन अभी वो लोग पढ़ते जरूर हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको ये आधुनिकता के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो ट्रैवल्स को डेवलप करने में बहुत ज़रूरत है, बहुत आगे की अभी भी सर बहुत सारे कार्य होने वहाँ पर बहुत बाकी हैं। जी, बहुत बाकी हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, माननीय बनवारी लाल BL वर्मा जी, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, एक बार गुवाहाटी आए थे, तो उनसे जिक्र हुआ था, उन्होंने चाहा था कि हम विकास कैसे कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का। तो मैं उनको बहुत सारा डिटेल बना कर दिया। उसमें मैंने कहा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छे स्पोर्ट्स में हैं, और यहाँ का टूरिज़्म बढ़िया किया जा सकता है। हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं जिसमें परमिट लेने की ज़रूरत है, उसमें पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ों से डिस्कस हुई थी, मैंने बहुत सारा उनको लिख के भी दिया था, और मुझे लगता है काफ़ी विजिट वो करते हैं और बहुत काम कर भी रहे हैं, और आगे भी उम्मीद की जा रही है। तो सर जैसे आम लोगों का ये मानना होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो सर पे पंख वगैरह ये सब सर उधर होता है क्या? देखिए, आदिवासियों का एक अपनी संस्कृति है। हाँ। वो जिस वैली में रहते हैं, वहाँ की जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो अपने अंदर प्रकृति को बिल्कुल सँजो लेते हैं। जैसे मान लो एक ईटानगर में आप देखें कि वो एक हॉर्नबिल का शेप दे करके हॉर्नबिल का हेड बनाते हैं, तो वो उनके वहाँ के सुंदरता को बढ़ाता है। तो वो बेसिकली जितने ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, ये प्रकृति प्रेमी हैं। और आपको एक और बताएं, इनमें संयम बहुत है। वहाँ वो आदमी जोड़ने में या इधर उधर किसी चीज़ को नुकसान करने में नहीं है। उनकी हर संसाधन की, प्राकृतिक संसाधन की पूजा करते हैं, और वो मानते हैं कि ऊपर वाले ने हमको दिया है, सर्वशक्तिमान ने दिया है, इसको हम संभाल के सजाएं, ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो वो इसमें बड़ा संयम बरतते हैं। तो सर जिस प्रकार से आप भी ढिवाई क्षेत्र से हैं सर, आप सर लोधी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जी। तो आपने लोधी कम्युनिटी में क्या क्या अब तक कमियां देखी हैं जिन्हें और सुधारा जा सके? सरकार के हिसाब से सर हम जो लोधी कम्युनिटी है वो पिछड़े वर्ग में आती है, तो जो समाज का जो पिछड़ापन है वो कैसे दूर किया जाए? आप सर इतनी जगह घूमे हैं, आप इतनी जगह गए हैं, तो सर किस प्रकार से इस कम्युनिटी को पिछड़े से अगड़ा बनाया जाए? देखिए, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की फ़िलॉसफ़ी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं पंजाब में रहा हूँ, चंडीगढ़ में मेरी लास्ट पोस्टिंग रही है, उससे पहले मैं 2-3 बार पोस्टिंग रहा हूँ। और मैंने सरदारों में एक चीज़ देखी कि जब हिंदुस्तान में लोगों के खिलाफ अत्याचार थे, जुल्म थे, उनको लूटा जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती थी, तो उन्होंने एक सिंह बनाए, सिंह की एक पहचान बनाई। सिर में केस, केस में कंघा, हाथ में कड़ा, कमर में कृपाणों कच्छा, 5K के नाम से आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा। तो उन्हें सिंह पैदा किए। आपने कम्युनिटी की बात की, मैं सारे पूरे क्षेत्र की बात करता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाएं, शिक्षा और हुनर। और मैं शिक्षा हुनर को शॉर्ट में सीहू कहता हूँ। शिक्षा से सी और हुनर से हु। अगर सीहू हमारे लोग धारण कर लें तो इनको तरक्की से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, ये कम्युनिटी इतनी मेहनती है कि धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करती है और दूसरों का पेट पालती है। तो मेहनत करने में सुबह 4 बजे जगता है, 2 बजे अपना लंच करता है और शाम को काम करता है। इतना शिक्षा में काम कर ले, और करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एग्रीकल्चर होल्डिंग बहुत कम रह गई है, और हमें हुनर, कौशल
स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये दो ही ऐसी चीज़ें हमको सिविलाइज्ड बनाती हैं, उन्नत बनाती हैं। आज मैं भी मान लो, अगर मैं मान लो आज पढ़ता नहीं, मेरे पिताजी मुझे मार मार कर ना पढ़ाते, तो मैं भी गांव में घासी छील रहा होता, खेतों में काम कर रहा होता, मेड़ काट रहा होता, यही काम कर रहा होता। मैं इस लेवल पे तो नहीं आता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का ही सबसे बड़ा रोल है। दूसरा, हम लोगों को पाखंड छोड़ने चाहिए, कुप्रथाएं छोड़नी चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उन पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अब मान लो अगर अब बहुत सी चीज़ें हमारे लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे लोग कावड़ यात्रा निकालते हैं, ठीक है, श्रद्धापूर्वक कावड़ यात्रा निकालें, लेकिन कावड़ यात्रा और शिक्षा में प्रायोरिटी देनी पड़े तो शिक्षा की प्रायोरिटी नंबर 1 आएगी। आप भगवान को मानिए, भगवान से तो कनेक्टिविटी बात है। बिल्कुल। तो हमको पहले शिक्षा के साथ में हुनर, ये 2 चीज़ें हो जाएं तो मैं कहता हूँ आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। काबिलियत जिसमें होगी आगे बढ़ेगा। सर जैसा कि इस समय पूरा सीजन अगर हम देखें तो नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं सर, जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप को सर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अंत सत्य वही है, और अगर ये हमने नहीं किया, डिवाई और दिल्ली के बीच की 17 किलोमीटर की दूरी है, तो पहला एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे, आप देखिए कि जो हमारे पास प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, सर्वशक्तिमान ने हमको क्या दिया है, हमको गंगा यमुना का दुआब दिया है। इन 2 सुंदर नदियों के बीच में बसा ये एरिया पर्यटक का आकर्षण केंद्र हो सकता है। आपके यहाँ माँ बेलोन भवानी, माँ चौड़ेरे भवानी और कर्णवास की जितनी भी प्रतिष्ठित देवी मंदिर हैं, इनको देखने के लोगों का तांता लग जाएगा। बिल्कुल। गंगा की सुंदरता आपको खींच के लाएगी। तो पहले तो जो रूरल टूरिज्म है इसको बढ़ाना पड़ेगा। रूरल टूरिज्म हमारे स्थानीय लोगों की तरक्की होगी। दूसरा कि जो यहाँ का प्रोडक्ट है, चाहे वेजिटेबल प्रोडक्ट है, चाहे मिल्क प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग, अब आप देखिए डिवाई चौराहे पे चले जाइए, अभी ऑर्गेनिक तोरई आपको 20-25 रुपये में सुबह सुबह अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ से अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड गाड़ियाँ अच्छी चलने वाली हों, और 1-1.5-2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाए, तो आपके 20 रुपये की सब्जी की कीमत दिल्ली पहुँचते पहुँचते 100 रुपये हो जाती है। जी। तो आप 6 महीने कमा रहे हैं 20 रुपये, उसमें भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, और यहाँ से आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट करके 1-2 घंटे में 80 रुपये बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी। दूसरा, आप ये देखिए कि आप हुनर स्कूल इतना कर लें कि आप केरल का उदाहरण लीजिए। केरला में क्या है, नर्सों के लिए मशहूर है। पंजाब में हर तीसरा आदमी विदेश में है। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करके तो बाहर जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, और फिर अपने मुल्क के लिए ला रहे हैं, अपने एरिया के लिए ला रहे हैं। भाई आप 10-20 करोड़ कर बाहर से कमा के लाते हैं तो एरिया में लगाएंगे, एरिया के लोग फायदा होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो अल्टीमेट ही रिसोर्ट है, इसके बिना आपकी हमारी तरक्की नहीं है। और बैकवर्ड भगवान ने नहीं बनाया, हम बैकवर्ड बने हैं। बिल्कुल। हमें इससे छलांग लगानी पड़ेगी, और हमें तरक्की के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि जो आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप है, इनको शुरू तो करें। अब दुनिया भर का स्कीम आ रही है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लोग उसका लोन ही नहीं ले पा रहे, फ़ायदे नहीं उठा पा रहे। अब इसकी या तो जागृति नहीं है, या फिर लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये तो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल जी। तो सर हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी हैं, डिवाई को लेकर भी, आतंकवादी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, नाटो की घटना हो सर, बहुत संजीदा जीवन रहा है सर आपका, बहुत ही कठिनाई पूर्ण जीवन भी रहा है। तो सर जो आज का यूथ है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, यूथ के लिए संदेश ये है, सेवाएं कोई भी हों, देश के लिए कहीं न कहीं हमें भगवान ने हाथ पैर दिल दिमाग की ताकत दी है, इनसे हमको सेवा करनी चाहिए। यूथ के लिए सबसे पहला संदेश है कि वो भटके नहीं, एक दिशा अपनी निश्चित करे कि उसने जाना किधर है। अगर उसने डिवाई से दिल्ली जाना है तो डिवाई से दिल्ली की तरफ ही चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक संसाधन जुटाने पड़ेंगे, उसके मुताबिक समय लगाना पड़ेगा, उस तरह चलेंगे। अब मान लो फोर्स में है, लोग भर्ती होना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, और आज सबसे ज़्यादा नौकरी फोर्स में ही है। फोर्स में इतना कंपटीशन है, लेकिन यहाँ का बच्चा, उससे पूछो क्या करता है, हाँ साहब सुबह थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़े से काम नहीं चलेगा। उसको डेडिकेटेड उन पैरामीटर से खरा उतरना पड़ेगा, शौक पैदा करना पड़ेगा कि मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ। फोर्स की रिक्वायरमेंट है मेंटली फिजिकली रॉबस्ट बंदा। तो
वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में ही फोर्स में आजकल कंपटीशन है रिटन टेस्ट का, रिटन। और सारा का सारा दारोमदार उसी पर है। तो रिटन टेस्ट के लिए कम से कम बच्चे को, नॉर्मल बच्चा है, 8 घंटे तो जनरल स्टडी, लैंग्वेज, इनको पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मैगजीन पढ़ना चाहिए। और उनके साथ में सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, वो आपस में कंपटीशन करें, संवाद करें, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन करें, जिससे उनको अपनी स्टैंडिंग पता लगे मैं कहाँ हूँ। क्योंकि नौकरी का सवाल नहीं, ये कंपटीशन का सवाल है। तो जब आप compete नहीं करेंगे तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसमें हमारे यूथ को तो मेरे 2 लाइन का सीधा सा मैसेज है कि जो काम कर रहे हैं फुल समर्पण के साथ करें और किस दिशा में जाना चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसा है कि लोग क्या करेंगे कि जगह निकली है, ये नहीं पता किसकी जगह निकली, भर देते हैं। वहाँ चलेंगे, पता लगा कि वहाँ तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, स्टेनोग्राफी का कोर्स ही नहीं किया। बिल्कुल। तो वो मतलब ऐसे, अच्छा कभी कभी एक सवाल ये आपने किया, उसको बताऊं, कभी कभी तो बच्चे फार्म भी अपना खुद नहीं भरते हैं, और वहाँ तक कि उनके माँ बाप का नाम भी गलत होता है। जी सर जितनी भी देखी आपने भी बताया कि फॉर्म के बारे, इसमें सर कहीं ना कहीं कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और देखिए स्टडी की कोई लिमिट तो है नहीं। तो कैरियर काउंसलिंग का है कि जो स्पेसिफिक एरिया के जो अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहीं सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, सेलेक्टिव टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। और इतनी वैरायटी है जॉब की, उसके हिसाब से आपको जहां आप एक्सपर्टाइज शो कर सकें तो वहीं पर आपको कामयाबी मिलेगी। आप जनरलाइज होकर नहीं कर सकते। तो सर आज जैसे स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस पर आप यहाँ की जनता है, हमारे चैनल के दर्शक है, उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और सब शक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों के परिवारजन खुशहाल हों, सुखी संपन्न हों, और सामर्थ्यवान हों, शक्तिशाली हों, स्वस्थ रहें। और एक चीज़ का गौर ज़रूर करें कि इस मुल्क की उम्र मात्र 76 साल नहीं है। ये बहुत पुराना, जिसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरानी है, तो बहुत सदियों से मुल्क चला आ रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम गुलाम हुए क्यों। और गुलाम हम 1, 2, 10, 20 साल के लिए नहीं, सदियों गुलाम रहे, और सत्ता दर सत्ता गुलाम होते रहे। ऐसी क्या हमारे अंदर खराबी पैदा हो गई कि एक सत्ता ने गुलाम रखा, फिर दूसरी सत्ता ने हमको गुलाम रखा। अगर आप गुलामी के कारण जानते हैं, हमें एकता नहीं थी, हम कमज़ोर थे, हम पाखंडी थे, हम ढोंग करते थे, हम कुप्रथाओं में विश्वास करते थे, बहुत सारी चीज़ें थे, भ्रष्टाचार था, अपनों में विश्वास नहीं था, अपने आप में विश्वास नहीं था, क्या कहीं आज वही चीज़ें दोबारा तो पैदा नहीं हो रही? अगर वो दोबारा पैदा हो रही हैं तो फिर ये आज़ादी हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमने बाकी इस आज़ादी को बरकरार रखना है तो स्वतंत्रता सेनानियों के उन आदर्शों पर चलना पड़ेगा जो संविधान के आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। हमें उनके आदर्शों का पालन करना पड़ेगा, हमें एक रूप रहना पड़ेगा, एकता, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके, और कोई अगर झंझट फसाद होती है तो संवाद के जरिए हमको निपटाना होगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करके ही। और इसका सबसे बड़ा, अभी तक हम गुलाम हैं। आप देखिए, मैं एक सरकारी सेवक रहा हूँ, हमको जब तक ये रियलाइज जनता नहीं कराएगी कि सरकारी सेवक सेवक है पब्लिक का, मालिक असली जनता है, जब तक वो नहीं मांगे ये अपने आप विश्वास नहीं करेगी। विश्वास करे कि मालिक है, और विश्वास के साथ साथ अपनी कर्तव्यों को भी निर्वहन करे। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि आप पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली, पकड़ लिया, चालान कर दिया, आप उसको गाली देते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? आप अपना चालान होने से पहले अपना इंश्योरेंस ठीक कराएं, अपना हेलमेट लगा के चलें। अब जितनी माताएं बहनें हैं, कोई नहीं चाहती कि उसके पति बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटे, तो हेलमेट लगा के रखें, सुरक्षा अपना कर्तव्य तो निर्वहन करें। जब आपकी गाड़ी एकदम टकाटक होगी, हेलमेट लगा होगा, पेपर पूरे होंगे, तो पुलिस वाला क्या कर लेगा? तो हम उनको सेवक इस काम के लिए माने कि हमारी सहायता के लिए बनी हुई है जी। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जब हमारा चालान होना शुरू करते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम क्यों गिड़गिड़ाएं? मालिक तो हम इस देश के, वो तो सब सेवक, मैं भी एक सेवक रहा हूँ। तो हमें ये स्वतंत्रता अगर बाकी जीनी है तो पहले हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। वैसे देश का दुर्भाग्य ये भी कह सकते हैं कि हमारा जब संविधान बना तो राइट तो हमको उसी दिन मिल गए जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और ड्यूटीज़ की हमें याद आई 1976 में।
कि भाई हमें कुछ देश के प्रति कर्तव्य परायणता भी है जिसका निर्वहन करना है, और उसको आर्टिकल 51A के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया। तो 76 और कहाँ 47, इतने साल बाद हमको याद आई कि ड्यूटी भी करनी है। तो हमें जब तक कर्तव्यों में अधिकारों में समरसता नहीं होगी, आज़ादी की कोई अहमियत नहीं। आज़ादी तभी अच्छी लगेगी जब हम अपने कर्तव्य करें और अपने अधिकारों की बात करें। तो आइए, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ये आपके अधिकारों को संजोएंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो साथियों, आईजी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारा देश लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए। यदि हम एकता का भाव नहीं रख पाएंगे, यदि समाजवाद का भाव नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से हम किसी न किसी सत्ता के गुलाम फिर बन सकते हैं। तो साथियों, ये हमारी एक पहली सीरीज़ थी जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस शो के, आईजी साहब केपी सिंह जी, जो कि बहुत अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त के साथ अब सामाजिक बीड़ा भी इन्होंने उठा लिया है। तो साथियों, इसी